नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ में हर्षा शर्मा। तो सबसे पहले बात होगी उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड शाइस्ता और आयशा की। आज अतीक की बहन आयशा नूरी के सरेंडर अर्जी पर प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और इस सुनवाई में प्रयागराज पुलिस को अपना जवाब दाखिल करना है। और इससे पहले हुई सुनवाई में प्रयागराज पुलिस ने जवाब दाखिल नहीं किया था। पुलिस के जवाब के आधार पर ही कोर्ट अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी को सरेंडर करने की याचिका पर फैसला लेने वाली। तो लगातार सस्पेंस बरकरार है। शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही है। ऐसे में शाइस्ता पर 50,000 का नाम भी घोषित है। और अतीक की बहन आयशा से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आयशा नूरी के सरेंडर याचिका पर भी सुनवाई होने वाली है। तो प्रयागराज पुलिस कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी और ऐसे में पुलिस के जवाब के आधार पर ही कोर्ट आगे का फैसला लेने वाला है। तो सभी की नजरें इस कार्रवाई पर टिकी हुई है क्योंकि आयशा नूरी की ये सरेंडर याचिका होने वाली है जिस पर सुनवाई होगी और इसी सुनवाई के आधार पर अब आगे का फैसला कोर्ट सुनाने वाली है। अतीक के दफ्तर में खून के निशान मिलने से कई सवाल खड़े हो गए। पुलिस फॉरेंसिक टीम की मदद से ये पता लगाने में जुटी हुई है कि खून के निशान है किसके। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाइस्ता मुस्लिम बहुल इलाके में रह रही है और लगातार अपनी लोकेशन भी बदल रही है। अतीक का खूनी किला, शाइस्ता का सुराग मिला। गुड्डू मुस्लिम की तलाश, गिरफ्तारी के बाद खुलेंगे राज। क्या खंडहर में तब्दील अतीक का ये दफ्तर उसका खूनी किला था जहां लोगों को मारने के लिए लाया जाता था? क्योंकि अतीक के दफ्तर पर खून के निशान मिलने से कई सवाल खड़े हो गए क्योंकि अब पुलिस फॉरेंसिक टीम की मदद से ये पता लगाने में लगी है कि ये खून के निशान किसके थे। गौरतलब है कि कल अतीक अहमद के इसी दफ्तर से खून सने हुए कुछ कपड़े मिले थे। दुपट्टे पर और साड़ी पर खून लगा हुआ था। इसके साथ साथ खून लगा हुआ एक चाकू बरामद किया गया था। इसके साथ ही साथ जमीन पर खून के धब्बे थे। उसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। उसने घंटों पड़ताल किए थे। इसके बाद एफएसएल की टीम बुलाई गई थी। एफएसएल की टीम ने भी तमाम यहाँ से जो सैंपल हैं वो सैंपल कलेक्ट किए थे। इसके बाद यहाँ पर दावा ये किया गया था पुलिस अफसरों की तरफ से कि ये जो एफएसएल की रिपोर्ट है, रिपोर्ट के आने के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। तो देखिए पुलिस के 2 लोग इस वक्त भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार इस जो दफ्तर है उसके अंदर पड़ताल चल रही है। बाहर भी पुलिस के जो लोग हैं वो लगातार यहां पर चक्कर काट रहे हैं। गौरतलब है कि अतीक के दफ्तर से सोमवार को खून से सने कपड़े, खून लगा हुआ चाकू और खून के धब्बे मिले थे। अब पुलिस इस खूनी किले की पूरी थ्योरी को सुलझाने में लगी है क्योंकि इसी दफ्तर से पुलिस ने 72 लाख रुपए नगद और बड़ी संख्या में असलहे बरामद किए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शाइस्ता कहां छुपी है क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के 2 महीने के बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। एसटीएफ टीम के मुताबिक उसकी लोकेशन लंबे वक्त से प्रयागराज के ही अलग अलग इलाकों में मिल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाइस्ता मुस्लिम बहुल इलाके में रह रही है और लगातार अपनी लोकेशन बदल रही है। प्रयागराज पुलिस के लिए शाइस्ता परवीन एक अबूझ पहेली बन चुकी है। शाइस्ता का सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जांच एजेंसियां उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के कई राज्यों में शाइस्ता को तलाश रही हैं लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। कहा जा सकता है कि गैंग की गॉडमदर कही जाने वाली शाइस्ता पुलिस से 4 कदम आगे चल रही है। वही बमबाज गुड्डू मुस्लिम की तलाश लगातार जारी है। पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही है। पुलिस को उसकी आखिरी बार लोकेशन ओडिशा के बारगढ़ में मिली है। पुलिस ने यहां से राजा नाम के युवक को हिरासत में लिया है। उसने पूछताछ में बताया है कि गुड्डू ने पुलिस से बचने के लिए दाढ़ी बढ़ा ली है। इस पूरे केस में गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी सबसे अहम बताई जा रही है क्योंकि गुड्डू मुस्लिम गिरफ्तार हो गया तो कई बड़े राज खुल सकते हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। सीएम योगी सहित यूपी के कई दिग्गज नेता आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। सीएम योगी आज कर्नाटक के मांड्या और विजयपुरा में चुनाव प्रचार करेंगे तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कर्नाटक के बागलकोट में यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह चुनाव प्रचार करेंगे।
तो कर्नाटक में चुनाव प्रचार होने वाला है। सीएम योगी इसकी कमान संभालेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी आज प्रचार करने वाले हैं। निकाय चुनाव में जिलेवार यूपी के मंत्री बीजेपी प्रत्याशियों के लिए कमान संभाले हुए हैं और ये अपने प्रभारी जिलों के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए जिले में कैंप कर रहे हैं। दरअसल निकाय चुनाव में बीजेपी ने सरकार के तमाम मंत्रियों को प्रचार में उतार दिया, जो अलग अलग जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के लिए लगातार रणनीति बना रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा कोई कमी नहीं छोड़ रही और ऐसे में इस बार में उपचुनाव भी हो रहा है और साथ ही साथ रामपुर के नगरपालिका सीट पर बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा। ऐसे में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर रामपुर में ही कैंप कर रहे हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद भी आज दूसरे दिन भी जिले के दौरे पर ही रहने वाले हैं। और इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने तीखा हमला बोला। वो अपने अनुभव की बात अपने समय की बता रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में, चाहे इस महानगरों में स्मार्ट सिटी से जुड़े प्रोजेक्ट हो, स्वच्छता के कार्यक्रम हो, स्वच्छ पेयजल के कार्यक्रम हो, उस घर घर पेयजल की स्वच्छ पेयजल पाइपलाइन के द्वारा पहुंचे, इसका प्रयास सरकार कर रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। सपा अध्यक्ष आज दिल्ली में पश्चिम यूपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। निकाय चुनाव में पश्चिमी यूपी के उम्मीदवारों के टिकट को लेकर आरएलडी के साथ चली खींचातानी के बीच अखिलेश यादव का पश्चिम यूपी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार देर शाम दिल्ली पहुंचे हैं और ऐसे में यूपी के कार्यकर्ताओं से यहां पर मुलाकात होगी, लेकिन आरएलडी से जो खींचतान है उसके बाद इस बैठक को अहम माना जा रहा है। तो दिल्ली में अखिलेश यादव ने डेरा डाल दिया और ऐसे में मंगलवार को देर शाम वो दिल्ली पहुंचे थे और आज यह मुलाकात होने वाली है। पश्चिमी यूपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात। निकाय चुनाव को लेकर एक तरफ जहां भाजपा पूरे लव लश्कर के साथ मैदान में है, वहीं दूसरी ओर सपा बिना प्रदेश कमेटी के ही चुनाव में जूझ रही है। जिस निकाय चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, उसमें सपा बिना प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किए मैदानी जंग में है। ऐसे में प्रदेश संगठन के नाम पर सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष और कुछ संगठनों के पदाधिकारी ही हैं। पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन तो कर दिया, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी आज तक नहीं गठित हो पाई है। अखिलेश यादव ने मतदाताओं को लेकर एक अपील जारी की, जिसमें जनता से जुड़े कई वादे हैं, लेकिन जितने दावे हैं उससे ज्यादा भाजपा पर निशाने। भाजपा के संकल्प पत्र से पहले अखिलेश की अपील जारी। शहर की जो समस्याएं हैं, खासकर जितनी भी समस्याएं, सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। समाजवादी कैंटीन, सस्ता सामान, निकाय में चुनावी वादों का तूफान। निकाय के चुनावी संग्राम में भाजपा संकल्प पत्र जारी करने की तैयारी कर रही, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने मतदाताओं के लिए अपनी अपील जारी कर दी। इस अपील के जरिए वादों की झड़ी लगाई गई। अखिलेश ने मनरेगा की तर्ज पर रोजगार की गारंटी के लिए अर्बन एम्प्लॉयमेंट योजना शुरू करने की बात कह दी। वहीं महंगाई से राहत दिलाने के लिए समाजवादी कैंटीन और कम दाम पर सामान दिलाने के लिए किराना स्टोर खोलने की बात कही है। लेकिन अपनी इस अपील के साथ ही अखिलेश ने भाजपा पर आक्रामक अंदाज में हमलों की झड़ी भी लगा दी। अखिलेश ने सड़कों में गड्ढे, खुली नालियां, भ्रष्टाचार और शहरों में फैली हर समस्या के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार बताया। सड़कों पे अभी तक गड्ढे नहीं भरे गए हैं, गलियों का दुर्दशा पैदा कर दी वहां पर। इनको न ठीक करते हुए यहाँ पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, एक शहर के नहीं हर शहर में उंगली उठी है। अयोध्या जैसे जिन पर उंगली उठी उनकी टिकट कट गई। भ्रष्टाचार के आरोप इन लोगों पर लगातार लगे हैं। आज जो लखनऊ में दिखाई दे रहा है जो बड़ा काम, ये जनता के लिए समाजवादी सरकार में ही बने और आगे बढ़ाए गए। सड़कों पर गड्ढे हैं, नगर निगम में भ्रष्टाचार है
मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वाराणसी का जिक्र किया जो पीएम का संसदीय क्षेत्र है। अयोध्या का जिक्र किया जहां से महापौर के पुराने प्रत्याशी का टिकट काट दिया गया। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि भाजपा के कार्यकाल के दौरान जो भी अव्यवस्थाएं रहे हैं, जो विभागों की नाकामियां हैं, उसको इस निकाय चुनाव में जनता के सामने लाएंगे। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने एक बार फिर सरकार को छुट्टा पशुओं के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। विधानसभा चुनाव के वक्त भी सपा ने छुट्टा पशुओं से किसी की मौत होने पर 5 लाख रुपए देने की बात कही थी। जो शहरों से जानवर न हटा पा रहे हों, तारीख के बाद तारीख बदल रहे हों, और जो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी उसके अलावा अधिकारी लगाए गए थे, आईएएस स्तर के अधिकारी लगाए गए थे जिससे जानवर शहर से हट जाएं। आखिर उन अधिकारियों ने क्या काम किया है? और यही स्मार्ट सिटी में केवल 1-2 बिंदु नहीं है। आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपने क्या काम किया है? जहां अखिलेश भाजपा को स्थानीय मुद्दों पर घेर रहे हैं, वहीं कानून व्यवस्था और संविधान की दुहाई देकर भी खूब हमला बोल रहे। सिस्टम फेलियर, कानून व्यवस्था से ऊपर बात चली गई, कोई सुनने वाला नहीं, कोई संस्था नहीं बची। आप खुद सोचिए, गवाह के पास सरकार की सिक्योरिटी, जिन पे आरोप था उन पे सरकार की सिक्योरिटी, और उसमें दोनों की हत्या हो जाए तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश की यह अपील जनता में अपना असर पैदा कर पाएगी, क्योंकि सपा के सामने निगम की लड़ाई का वो चक्रव्यूह है जिसे सपा पिछले 2 चुनाव में भेद नहीं पाई, और अब यही चुनौती अखिलेश यादव के सामने है, क्योंकि 24 में अगर भाजपा को टक्कर देनी है तो पहले 23 की इस लड़ाई को जीतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। कानपुर पहुंचे शिवपाल यादव का भाजपा पर बड़ा हमला देखने को मिला। भाजपा के भ्रष्टाचारी मेयर को हटाएगी कानपुर की जनता। कानपुर में सपा प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। कानपुर की जनता रचेगी इतिहास, शिवपाल सिंह यादव बोलते हुए नजर आए, और ऐसे में सपा प्रत्याशी वंदना वाजपेयी को वोट देने की अपील की। और 2024 और 27 के चुनाव में भाजपा की हार तय है। शिवपाल यादव ये बयानबाजी करते हुए नजर आए। कानपुर में सपा प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। भाजपा के भ्रष्टाचारी मेयर को हटाने की बात भी यहां पर कही है, और ऐसे में सपा प्रत्याशी वंदना वाजपेयी को वोट देने की अपील करते हुए भी नजर आए। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने सपा से बगावत कर बसपा की तारीफ शुरू कर दी है। पहले तो उन्होंने निकाय चुनाव में सपा प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया, और अब कह रहे हैं कि उन्हें कोई सम्मान पार्टी में नहीं मिल रहा। स्टार प्रचारकों में भी उनका नाम नहीं दिया जाता, और ऐसे में माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में बसपा का थाम सकते हैं। जहाँ तक इकबाल साहब का ताल्लुक है, उनका पॉलिटिकल कैरियर मेरे सामने है, सारे मेरे नहीं जी, सब लोगों के संबल के सामने है जी जी, कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया। मैं समाजवादी का इलेक्शन लड़ रहा सन 14 में जी जी, सन 14 में जी, जो बीजेपी जिसमें आई जी हाँ, इन्होंने खुल्ला मेरी मुखालफत की जी, समाज जी, मतलब ये है कि बीजेपी लड़ाई इन्होंने जी। मैंने शिकायत भी की पार्टी से, ऑफिस से, अखिलेश वगैरह इनसे सबसे। मैंने कि भाई इनको रोकिए जी, ये पार्टी की मुखालफत क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुलकर लड़ाई, और कोई बहरहाल ठीक है, फिर भी मैं जीत गया जी। निकाय चुनाव को लेकर वार पलटवार जारी है, और इसी बीच सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बसपा के मुस्लिम कार्ड पर निशाना साधा। कहा कि भाजपा को बी टीम है बसपा, और भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए मुस्लिमों को टिकट दिया। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए बीएसपी काम कर रही है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति में वो फंस रही हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने का काम कर रही हैं। लेकिन जनता बहुत जागरूक है। आप देखिएगा कि मायावती के जो चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं कोई जीत करके नहीं आएगा, और उत्तर प्रदेश में
जो 4 बार मुख्यमंत्री रही हो उसकी पार्टी का एक विधायक अपने दम पर खाली आया है और सारे वोट बीएसपी ने ट्रांसफर करने का काम किया था। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बीच बृजभूषण सिंह आज खेल मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और ऐसे में लगातार जंतर मंतर पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन में जुटे हैं। इधर बृजभूषण सिंह का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इस पर कुछ नहीं कह सकते। खिलाड़ियों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए, जिसकी जांच के लिए खेल मंत्रालय ने कमेटी का गठन किया और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट खेल मंत्रालय को सौंप दी। जब सुप्रीम कोर्ट में है तो क्यों बोला जाए? जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो कैसे बोला जाए? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और खबर गाजियाबाद से है। कौशाम्बी इलाके में कबाड़ के गोदाम में रखे एलपीजी सिलेंडर फटने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बाद में मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के सहारे बहुत ही मुश्किल से आग पर काबू पाया गया और ये कौशाम्बी के भोवापुर गांव में खाली प्लॉट कबाड़ के गोदाम में सिलेंडर रखा हुआ था, तभी ब्लास्ट हो गया और इस दौरान पूरा कबाड़ जलकर राख हो गया। गनीमत ये थी कि हादसे के वक्त कबाड़ के गोदाम में कोई भी मौजूद नहीं था और ऐसे में एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। यहाँ आज सूचना प्राप्त हुई थी कि एक हमारे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं यहाँ पर, उसमें आग की सूचना है। जब यहाँ पे आए हमारी तत्काल फायर स्टेशन वैशाली से 2 गाड़ियाँ रवाना हुई और यहाँ पे आके देखा तो ये कबाड़ का गोदाम था जिसमें कबाड़ी के द्वारा काम किया जा रहा था। इसके अंदर कई एलपीजी के सिलेंडर थे, जिसमें एक बड़ा सिलेंडर हमारा ब्लास्ट भी हुआ और हम लोगों ने सुरक्षित 2 सिलेंडर को बाहर निकाल लिया। चूँकि आग पूरी तरह से फैल चुकी थी, इसको दोनों तरफ से घेरते हुए हमारे कर्मचारियों ने अथक प्रयास से इसको कंट्रोल कर लिया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कल शंकराचार्य की गद्दी जोशीमठ से बद्रीनाथ के लिए रवाना हुई, जिसका रात्रि विश्राम पांडुकेश्वर में हुआ, जहां आज भगवान बद्रीनाथ की चल विग्रह डोली धाम के लिए रवाना होगी। ये डोली आज शाम तक बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। कल सुबह 7:10 पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो चल विग्रह डोली आज रवाना होगी और ऐसे में कल सुबह 7:10 पर जो शुभ मुहूर्त निकाला गया है उसके हिसाब से बद्रीनाथ धाम के कपाट पूरे धूमधाम के साथ, पूरे विधि विधान के साथ, पूरे मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर खोल दिए जाएंगे। तो पांडुकेश्वर में शंकराचार्य की गद्दी का रात्रि विश्राम होगा और ऐसे में आज धाम के लिए रवाना होगी चल विग्रह डोली और भगवान बद्रीनाथ की चल विग्रह डोली आज रवाना होने वाली है और ऐसे में कल बद्रीनाथ के धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए भी खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड में चल रही 4 धाम यात्रा के बीच मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। अलर्ट के मुताबिक 28 अप्रैल तक चारों धाम में बारिश बर्फबारी होगी। 28 अप्रैल के बाद पूरे प्रदेश में बारिश बर्फबारी का सिलसिला और ज्यादा बढ़ेगा और ऐसे में मौसम में 1 मई से पहले सुधार की भी उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने केदारनाथ सहित चारों धाम में बर्फबारी की संभावना जताई है और ऐसे में धाम पहुंच रहे श्रद्धालुओं को एहतियातन बरतने की सलाह भी दी जा रही है। तो 1 मई तक जारी रहेगा ये बारिश बर्फबारी का सिलसिला। 1 मई तक थमने के यहाँ पर आसार नजर नहीं आ रहे हैं। चारों धाम में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। तो यात्रा करने से पहले श्रद्धालुओं को एहतियात बरतने की भी सलाह दी गई है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप कहीं मत जाइए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।